कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में राजकीय विद्यालय के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की भर्ती निकली हुई है। वो भर्ती जो है सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए हमने आपके लिए तैयारी सेशन शुरू किया है, जिसमें ये दूसरा वीडियो होगा। तो पहला वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है अरिहंत प्रकाशन की। वहाँ से हम भूगोल का प्रैक्टिस कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो ये वन लाइनर कैप्सूल आपके लिए सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा वीडियो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आप भी आइए हमारे साथ एलटी ग्रेड के लिए एक सीट 2026 में अपने लिए सुनिश्चित करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास ये आ चुका है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपके सामने उत्तर दिख रहा होगा, एल्युमिनियम। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड किससे बना है? तो उत्तर रहेगा Fe, मतलब लोहा से। तीसरा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है निर्धारित किया था या बताया था? तो उत्तर हो जाएगा कापर्निकस ने। उसके साथ ही अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? लगभग 28 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखेंगे, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सूर्य का चक्कर लगाने के लिए सूर्य की जो स्पीड होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होगा? तो उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। अगला पॉइंट है, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी या सबसे छोटी होती है? तो उत्तर हो जाएगा 21 जून। ऑस्ट्रेलिया वासी किस वर्ष मौसम यानी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो भारत में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि सर्दियों में पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिणी ध्रुव में है और मकर रेखा के अर्थ में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए वहां पर गर्मियों में जो है क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया वासी मनाते हैं। हीरक वलय ईश्वर की आंख या बेली के मन के किस प्राकृतिक घटना का एक हिस्सा है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण क्या होता है? बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितना होगा? 90 डिग्री होता है। ग्रेनाइट, नाइस, डायोराइट, बेसाल्ट में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो नीस जो है एक आग्नेय चट्टान नहीं है। बेसाल्ट, ओलिवाइन, पायरो पायरोक्सिन और
क्वार्टर्स में से किस आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है? तो सबसे अधिक घनत्व की जो चट्टान है वो बेसाल्ट होती है। कौन सी चट्टान में जीवांश नहीं पाए जाते हैं? तो आपको पता है जो जल भूनकर जो जिसमें जीवांश समाप्त हो जाते हैं उसे ग्रेनाइट कहते हैं। आग्नेय चट्टान होती है ग्रेनाइट। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, लावा से कठोर होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? यानी लावा से जो निर्मित होंगी उसे प्लूटोनिक आग्नेय चट्टाने कहते हैं, या प्लूटोनिक चट्टाने कहेंगे या आग्नेय चट्टाने कहेंगे। नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस जो है वो संबंधित नहीं है। किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो किन चट्टानों में? तो परतदार चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में। लवण सैल, जीवाश्म, बालुकाश्म और जीवाश्म में कौन बलकृत रूप से बनी अवसादी सैल है? तो बलुकाश्म। कौन सा होगा? बलुकाश्म होगी, जो आग्नेय चट्टाने होती हैं, सॉरी अवसादी चट्टाने होती हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों से होती है। क्वार्टरजाइट, मार्बल, नीस, डोलोमाइट में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट। संगमरमर या मार्बल क्या है? तो पुनर्विकृत चूना पत्थर है। क्वार्टरजाइट किससे कायांतरित होता है, यानी क्वार्टरजाइट किससे बनता है? तो क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर के बदलने से बनता है। भूकंप के समय किन चट्टानों का उद्गम होता है? जब भूकंप आते हैं तो PSL चट्टानों का निर्माण होता है, सॉरी तरंगों का निर्माण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका क्या कारण है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण। एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, यानी भूकंप से प्रभावित होने वाली रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? तो कहेंगे सह भूकंप रेखाएं। क्या कहेंगे? सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। किस यंत्र का भूकंप चट्टानों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप को नापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो आप देखेंगे रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से कैसे होता है? तो सर्वथा भिन्न होता है। जापान के किस शहर ने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया है? तो नाभिकीय विकिरण का सामना किया है। तो फुकुशिमा ने। किसने? फुकुशिमा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो पिघला पदार्थ अंदर होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी के अंदर से सबसे अधिक गैस जो है वो जलवाष्प निकलती है। किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को ज्वाला परिवलय या प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती है। किस किस सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार
बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनाक और अपरदनात्मक जलप्रपात में से कौन मूल स्थल रूप है? तो ज्वालामुखी शंकु। किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो हिमालय में ये नहीं मिलते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू। मोनालोवा कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप का ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में प्रथम बार फूटा था? 38 सालों में एक ही बार फूटा है। तो मोनालोवा जो है वो 38 सालों में बार बार फूट रहा है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? जो सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकतम संख्या पाई जाती है अल्यूसिनियन द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। माउंट एंटेना क्या है? माउंट एंटेना एक ज्वालामुखी है। पेरिकुटिन ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? तो पेरिकुटिन ज्वालामुखी पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो मैक्सिको उत्तरी प्रशांत महासागर में। टाल ज्वालामुखी पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो फिलीपींस में है। बनाए काया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में है। माउंट कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है ये मैक्सिको में है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। एकांकागुआ, एंटेना, किलिमंजारो, विसुवियस में से क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है? तो एंटेना और विसुवियस। एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है या कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, एंटेना और फ्यूजियामा ये सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। इंडोनेशिया में कितने द्वीप शामिल हैं? इंडोनेशिया में 5000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण। पृथ्वी का मूल एक ही विशाल भूखंड था, उसे क्या कहते थे? पृथ्वी का जो एक भूखंड था उसे हम पेंजिया कहते थे। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का कौन सा भूभाग शामिल है? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। चिसापानी गार्ज विश्व के किस देश में स्थित है? चिसापानी गार्ज विश्व में नेपाल देश में स्थित है। ग्रांड कैनियन क्या है? तो एक खड्ड है या एक गड्ढा है। तो ये वीडियो जो है आप अरिहंत प्रकाशन की जो विजय रथ चक्र सीरीज है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा पुरुष महिला प्री परीक्षा के लिए हम भूगोल विषय की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए हमारे इस सीरीज से जुड़े रहें।
और हम आप 2026 में एक सीट सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसको आप देख सकते हैं। हांगहो नील, डेन्यूब व मिसिसिपी नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? तो नदी का नाम है मिसिसिपी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। संप्रदाय संप्राय मैदान किससे संबंधित है? संप्राय मैदान नदियों से संबंधित है। संकुचन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो संकुचन की प्रक्रिया पवन द्वारा होती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन 78.8% सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नोवल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन और नियॉन में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? तो धूलकण। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो उस सतह को हम ट्रोपोस्फेयर या क्षोभमंडल कहते हैं। सबसे प्राथमिक जो परत है वायु की उसे हम क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडल की परत में होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। आगे पढ़ेंगे। क्षोभमंडल में सामान्यतः तापमान ह्रास दर कितनी होती है? तो तापमान ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। भूपृष्ठ के ऊपर की ओर बढ़ते हुए परतों का सही अनुक्रम क्या है? यानी वायुमंडल जो परत दर परत होता है उसके क्रम क्या रहेगा? तो क्षोभमंडल 1 नंबर पे, समताप मंडल दूसरे मंडल पे जाएगा, तीसरे मंडल जो है मध्य मंडल और चौथा है बाह्य मंडल या अंतरिक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई क्या है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो वही हम देखेंगे अयन मंडल, क्षोभमंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल में से कौन सी परत समताप मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो अयन मंडल इसमें शामिल नहीं होता है। सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? तो ओजोन परत है वो जीवन की सुरक्षा करता है। ओजोन की परत किस मंडल में स्थित होती है? जो ओजोन परत है वो किस मंडल में मिलती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना या रोकना होता है। ओजोन परत किस अवस्थिति को बताती है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की स्थिति पर इसकी स्थिति को बताती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो आयन मंडल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायु के तापमान में ह्रास क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता। क्षोभमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायु के तापमान में ह्रास किसके कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा विकिरण, भूमि के विकिरण के कारण। पृथ्वी
का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तृप्त होता है? तो दीर्घ तरण पार्थिविक स्थलीय विकिरण के कारण। किस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। आयतन की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयतन की वो अक्षांशों पर निर्भर करेगी। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो किसके द्वारा गर्म होगा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण वातावरण गर्म होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक तापमान अंकित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे स्थलीय क्षेत्रों में वायु दाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? तो देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो दाब के कारण। कौन सा उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब क्षेत्र के परित परिसंचरण का प्रतिरूप है? तो वामाव्रत और केंद्र की ओर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन ITCZ किस वायुदाब पेटी में स्थित है? भूमध्य रेखा पर। हॉस अक्षांश किसके वायुमंडल दाब कटिबंधों में होते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांशों उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में से किसे आप हॉस अक्षांश से संबंधित करेंगे? तो 30 डिग्री जो है उसे हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। सागरों के ऊपर लगभग कितने उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हम हॉर्स अक्षांश के नाम से जानेंगे। दोनों उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांशों में उच्च दाब के स्थान पर निम्न दाब पेटियां होती हैं। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो अर्धोगामी वायु संचालन। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो मानसूनी। मानसूनी हो जाएगा। पवन के बढ़ते हुए वेग का सही अनुक्रम है मंद समीर, सबल समीर, झंझा प्रवजन। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो आप बताएंगे कोरियालिस बल। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो आप बताएंगे तूफान का। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में तूफानी चालीसा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो उत्तर होगा हिंद महासागर में। रोगिंग फोर्टीज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य जो पवनें बहती हैं उनको रोरिंग फोर्टीज शब्द से उनके लिए प्रयुक्त होता है। फान किस क्षेत्र की पवन है? यानी हम कहेंगे फान कहाँ पर बहने वाली पवन है? तो आल्पस पर्वत पर जो बहने वाली पवन को हम फान के नाम से जानते हैं। मिस्ट्रल किस क्षेत्र में स्थानीय पवन है? तो राइन घाटी के से होकर जो बहने वाली पवन है उसको हम मिस्ट्रल कहते हैं। खमसिन किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो मिस्र की
मिस्र में बहने वाली पवन को खमसिन कहते हैं। लेवेस 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 किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो लेवेस जो है वह स्पेन की पवन है। व्रिकफील्ड किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली पवन को व्रिकफील्ड्स कहते हैं। हबूब किस देश की प्रवाहित होने वाली पवन है? तो सूडान की है। सिमूम पवन किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो कुर्गिस्तान में। जोंडा जोंडा पवन किस देश क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो अर्जेंटीना में होती है। ब्लैक रोलर किस देश क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन है? उत्तरी गोलार्ध। बाइज किस देश क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन है? तो फ्रांस में बहने वाली पवन को बाइज कहते हैं। बोरा स्थानीय पवन का संबंध इटली से है। बिलजार्ड स्थानीय पवन कनाडा में चलती है। आर्द्रता किसका परिणाम है? तो हवा में नमी की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। और ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। किसके कारण होगा? जब मौसम उमस भरा हो जाता है। जब मौसम उमस भरा हो जाता है और हवा में ताप और नमी बढ़ जाती है। बादल किसका परिणाम है? तो बादल जो है सघनता का परिणाम है। किसमें सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? पछाव मेघों के हिम स्फुटन से संबंधित होता है प्रभामंडल प्रकाश। ये वीडियो दोस्त यहीं पे समाप्त होगी और इस वीडियो का अगली कड़ी जो है वो हम आने वाले समय अगले दिन में प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये क्रम हम पढ़ते रहेंगे और उसके बाद इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हम शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।